मैं सुमति कुमारी। आज मैं हिस्ट्री सेमेस्टर 4 का पेपर 6 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो देखते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो का अर्थ होता है, मार्ले उस समय भारत सचिव था और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इसीलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी कि सचिव जो मार्ले थे और वायसराय जो मिंटो थे, इन्हीं दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य था 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। हम लोग जानते हैं कि समय समय पर अनेक अधिनियम अंग्रेज़ों ने लाया। तो 1809 ईस्वी के पहले यानी 1909 ईस्वी के पहले 1892 में एक अधिनियम आया था। तो उस अधिनियम में जो दोषे थे उसको दूर करने के लिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि राजनीति में जो उग्रवाद फैल रहा था, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हो रही थी, उसका सामना करना था। हम लोग को पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 तक नरम दलों की रही बोलबाला, लेकिन उसके बाद उग्रवाद का उदय हुआ, यानी राष्ट्रीयता का वाद उत्पत्ति हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्रांतिकारियों का उदय हुआ। और इनसे सामना करने के लिए अंग्रेज़ों ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लाया। तो इन सुधार के मूल में सरकार की यह इच्छा विद्यमान थी कि कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को प्रसन्न कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों को दमन कर दिया जाए। यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी मुख्य इच्छा थी कि नरम दल जो 1905 तक चली कांग्रेस में, 1885 से 1905 तक, इन नेताओं को खुश कर देना और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ मजबूत करना भारत में, ताकि राष्ट्रवाद को कुचला जा सके। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई। इसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर सरकारी सदस्य थे। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो सर्वोच्च विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या जो कम थी उसको बढ़ाकर 69 कर दिया गया। और उसमें 69 में 37 शासकीय थे और 32 गैर सरकारी थी, यानी सरकारी नहीं थे। गैर सरकारी सदस्यों में 27 निर्वाचित और 5 वायसराय द्वारा मनोनीत किया गया। यानी यहाँ कुल मिलाकर जो गैर सरकारी जो सदस्य हैं वे 32 हैं। 32 में से 27 को निर्वाचन यानी चुनाव के माध्यम से चुना गया और 5 जो वायसराय उस समय थे, यानी वायसराय जो हमारे मिंटो थे, उनके द्वारा 5 सदस्य को मनोनीत किया गया। चुना नहीं गया बल्कि डायरेक्ट वायसराय के द्वारा इन्हें मनोनीत किया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश को काउंसिल के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी। यानी मेन जो प्रांत थे वहाँ के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और वही जो छोटे प्रांत थे वहाँ के सदस्यों की संख्या 30 रही। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, यानी चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल की प्रावधान किया गया। यानी 1909 में जो निर्वाचन मंडल थे वे 3 प्रकार के थे। पहला साधारण निर्वाचन मंडल, दूसरा वर्ग विशेष और तीसरा विशेष निर्वाचक मंडल थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि साधारण निर्वाचन मंडल क्या है। तो साधारण निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि इसमें ऐसे सदस्य रहेंगे जो भारत के जो साधारण मतलब जो भूमिपति लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, विश्वविद्यालय स्तर के सदस्य लोग हैं, ये लोग इसमें वोटिंग करेंगे। बल्कि जबकि दूसरा में जो वर्ग विशेष है, इसमें विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए था, विशेष वर्ग के लिए था।
विशेष नहीं, वर्ग विशेष के लिए था, यानी मुस्लिम वर्ग के लिए था। और तीसरा जो विशेष निर्वाचक मंडल, यानी इसमें वही लोग रहेंगे जो विशिष्ट व्यक्ति लोग हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यह सीट रिजर्व था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया, यानी फूट डालो और राज करो की नीति को इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने लाया, यानी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की शक्तियाँ में वृद्धि की गई, यानी जो प्रांतीय लेवल पर जो परिषद था उसमें शक्ति का वृद्धि किया गया। अब सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे, जो वर्ष में एक बार जो बजट पेश किया जाता था उस पर ये लोग अब विचार भी कर सकते थे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत भी कर सकते थे। इसके साथ साथ सार्वजनिक हित के विषय में भी प्रस्ताव रख सकते थे, यानी सार्वजनिक कार्य के लिए जो सभी के हित का काम हो उस विषय पर भी प्रस्ताव अब रख सकते थे तथा प्रश्न भी पूछ सकते थे। इसके पहले अधिकार ये नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार भी मिल गया, यानी कि मंत्री जो भी अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उन लोग पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं और सरकार से इससे स्पष्टीकरण भी मांग सकते थे। 1909 ईस्वी के अधिनियम के एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। कहने का मतलब है कि 1909 के अधिनियम के तहत क्या होता है कि जो सचिव का जो परिषद था उसमें जो सदस्य थे पहले भारतीय नहीं होते थे बल्कि अंग्रेज होते थे। अब 1909 के अधिनियम के तहत सचिव की परिषद में भारत के भी सदस्य रहेंगे। दूसरा था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी पहले अंग्रेज लोग ही रहते थे, लेकिन 1900 अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। अब देखते हैं कि वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य में 2 व्यक्ति यानी 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया, उसमें केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। मतलब सचिव परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया। इसमें देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय व्यक्ति को शामिल किया। पहला था केसी गुप्ता, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी। और ये जो परिषद था वो कहाँ था? इंग्लैंड में स्थित था और भारत परिषद में ही नियुक्त किया गया। जो इंग्लैंड में स्थित था भारत परिषद, वहाँ पे दोनों को भारतीयों को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम का लक्ष्य था भारतवासियों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि विधान परिषद को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। यानी इसका उद्देश्य नहीं था कि हम भारत को ही उत्तरदायी सरकार दे दे, बल्कि विधान परिषद को परामर्शदात्री के रूप में संस्था के रूप में विकसित करना था। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोग को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपया या 10,000 रुपया लगान के रूप में देती हो, यानी वही व्यक्ति वोट कर सकते थे, यानी मत दे सकते थे। उस समय जिस व्यक्ति का वार्षिक आय 15,000 रुपया या 10,000 रुपया तक वह टैक्स देता हो या लगान देता हो, वही व्यक्ति मत दे सकता था, मतदान कर सकता था, वोट दे सकता था। बंगाल में वही व्यक्ति वोट दे सकते थे जिनके पास राजा या नवाब की उपाधि हो, यानी बंगाल में ये भी नियम था कि वही व्यक्ति वोट देगा जिसको अंग्रेजों के द्वारा राजा या नवाब की उपाधि मिला हो, वही व्यक्ति वोट दे सकता था। ये थी हमारी भारत परिषद अधिनियम या एक्ट 1909, या उसी को हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। या तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बोले या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बोले, बात ही एक ही है। ये थी हमारी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला वीडियो में हम 1919 का अधिनियम बनाएंगे। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा वीडियो। आपके लिए हम वीडियो बनाते ही रहेंगे। थैंक यू।